हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, उसका टॉपिक देखेंगे द स्टेट सिस्टम्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। यानी कि पिछली वीडियो में हमने कैरेबियन आइलैंड्स और जो ब्राज़ील का जो एरिया है उसमें जो स्टेट सिस्टम थे, यानी कि उधर कौन सी ट्राइब रहती थी, कैसे रूल होता था वगैरह वगैरह, वही देख लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल अमेरिका था, सेंट्रल अमेरिका यानी कि जो मैक्सिको वगैरह का आसपास का एरिया है वो आज के टाइम पे वो, और साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में आता है ब्राज़ील। लेकिन ब्राज़ील थोड़ा साउथ अमेरिका से अलग है। जो साउथ अमेरिका की बाकी कंट्रीज़ हैं जो ब्राज़ील के लेफ़्ट साइड में हैं, जैसे कि इक्वाडोर हो गई, पेरू हो गई, चिली हो गई, तो इधर अलग टाइप का सिस्टम चलता था। तो वो इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो बताया गया कि जैसे कैरिबियन और ब्राज़ील में सिर्फ नॉर्मल ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल लोग रहते थे। तो जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका है, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम था। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सिस्टम था। ट्राइबल लोग अनऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज सिस्टम था। कैसा, मतलब तुम मोनार्की वगैरह समझ लो, एक राजा होता है ऊपर, किंग, और वो सब पे रूल करता है। तो वो सिस्टम चलता था सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में। तो राजा होगा तो एम्पायर भी होगा, बहुत सारे एम्पायर थे, वो सब भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम किस पे बेस्ड था? जो एम्पायर था ये चलता था, जो सरप्लस होता है किसका, सरप्लस ऑफ कॉर्न। कॉर्न यानी कि जो मक्का है, उस टाइम पीरियड पे बहुत बड़ी क्रॉप होती थी अमेरिका की। आज के टाइम पीरियड पे मोस्टली अमेरिका से ही आता है कॉर्न। तो इस वजह से जो कॉर्न में सरप्लस बनता था, यानी कि मक्के को बेच बेच के जो एक्स्ट्रा पैसे आते थे, उस एक्स्ट्रा पैसे पे जो सरकार चलाता था किंग, ठीक है। फिर इसकी वजह से बहुत सारे एम्पायर्स बने, जैसे कि माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता और इनका सभ्यता, सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन। तो जो एज़टेक और माया थे ये तो सेंट्रल अमेरिका में थे, और जो इनकास थे ये साउथ अमेरिका में थे। तो इन सब के बारे में इसी वीडियो में जानेंगे फुल डिटेल में, ठीक है। फिर एक लाइन दी गई कि ये जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी ये तीनों, इनमें ना बहुत बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको देख के लोग आज भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने सारे अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स कैसे बना दिए इन्होंने। यानी कि बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी ये, ठीक है। तो एज़टेक के बारे में बताया गया है। एज़टेक दो सिविलाइजेशन थी, उनके बारे में तो बताया गया। जो 12th सेंचुरी थी, 12th सेंचुरी में जो एज़टेक थी उस टाइम पीरियड पे नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। नॉर्थ अमेरिका यानी कि USA, कनाडा, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो जो नॉर्थ अमेरिका थे वहाँ से ये माइग्रेट हो गए। वहाँ पे भाई कोई रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं होगी, खाना वगैरह नहीं होगा, तो माइग्रेट होके कहाँ गए, सेंट्रल अमेरिका में आ गए। सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको वगैरह, ठीक है। तो ये आ गए मैक्सिको की वैली में। अब वैली एरिया आपको पता होगा प्लेन एरिया होता है, तो प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, तो फूड फैसिलिटी वगैरह अच्छी थी। तो इसलिए वो यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आ गए कि मैक्सिको वैली तो प्लेन एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, यहाँ पे रह लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहेंगे तो ऐसी तो है नहीं कि कोई खाली जगह मिलेगी आओ रह लो, कोई ना कोई दूसरी ट्राइब भी होगी। तो उन ट्राइब से इन्होंने लड़ाई करी, वॉर वगैरह करे, युद्ध वगैरह छोटे मोटे क्लैशेज वगैरह करे, और फिर उनको हरा के उनको भी अपने अंडर में ले लिया, कि मतलब उन ट्राइब्स पे कब्जा कर लिया कि ये एज़टेक ट्राइब है हमारी, और ये कोई छोटी मोटी ABC ट्राइब है, इनके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर इनसे कह देंगे तुम हमें टैक्स दो, ये वगैरह इज्जत दो हमें वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर बताया कि जो मैक्सिको नाम है ये किस पे पड़ा है? मैक्सिको नाम पड़ा है जो एज़टेक लोग हैं, इनका एक गॉड था उन जिसका नाम था मैक्सिटली, उसके पीछे नाम पड़ गया मैक्सिको, ठीक है। फिर बताया गया जो एज़टेक की सोसाइटी थी ये एक हेरार्कियल सोसाइटी थी। हेरार्कियल यानी कि तुम्हारा जो, मान लो कोई फादर है, वो मान लो किंग है, तो बाद में अगर तुम उसके सन हो तुम भी किंग बनोगे, तुम्हारा जो सन होगा वो भी किंग बनेगा। तो यानी कि हेरार्कियल सिस्टम था। तो सारे जो वर्क्स होते थे वो हेरार्कियली डिवाइड होते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब एक टाइप के लोग हैं तो वही बन सकते हैं। जैसे कि नोबिलिटी है, जैसे कि यूरोप में था नोबिलिटी, क्लर्जी और पीजेंट्स। तो कोई भी पीजेंट नोबिलिटी नहीं बन सकता था, राजा नहीं बन सकता था, और क्लर्जी वाले प्रीस्ट नहीं बन सकता था, ठीक है। लेकिन इधर क्या सिस्टम था एज़टेक में, पीजेंट्स भी नोबिलिटी में आ सकते थे, क्लर्जी में भी आ सकते थे, पर वो रेयर होता था बहुत ही, पर होता ज़रूर था, ठीक है।
जैसे कि बताया गया है जो नोबिलिटी थे उनमें मोस्टली तो नोबल्स होते थे, वो जो कि बर्थ से नोबल हैं, वो सीधे सीधे मतलब उनका बाप राजा था तो वो भी राजा बन गए। लेकिन उनमें ऐसे लोग भी होते थे जैसे कि प्रीस्ट वगैरह और फिर पीजेंट्स वगैरह, पीजेंट्स मान लो, ट्रेडर्स मान लो, आर्टिस्ट वगैरह, ये सब मान लो जो थर्ड ऑर्डर के लोग हो गए, ठीक है। तो ये तीनों लोग भी मतलब ये दोनों लोग भी नोबिलिटी के पार्ट बनते थे। कैसे? इन्हें कई बार रैंक प्रोवाइड कर दी जाती थी, रैंक अवॉर्ड कर दी जाती थी कि भाई तुम्हें इस जगह का राजा बनाया जाता है। कोई बड़ा राजा कहता है कि तुम्हें इस जगह का छोटा राजा बनाया जाता है, मैं तुम्हें पावर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें भी थोड़ी सी पावर दे दी जाती थी और ये भी नोबिलिटी के पार्ट बन जाते थे। अब बताया गया जो हेरिडिटरी नोबिलिटी थी, अब इसमें देख लिया हमने नोबिलिटी में भी बहुत सारे लोग थे। एक होते थे नोबल्स जो कि बर्थ से हैं, एक होते थे प्रीस्ट जो कि बन गए, और एक होते थे जो पीजेंट्स और ट्रेडर्स वगैरह जिनको रैंक अवॉर्ड कर दी गई, ठीक है। तो जो नोबल्स बर्थ से होते थे जो कि पैदाइशी नोबल हैं, इन्हें बोलते थे हेरिडिटरी नोबिलिटी, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी नोबिलिटी बहुत ही स्मॉल होते थे पॉपुलेशन में, माइनॉरिटी थी ये। लेकिन अब क्योंकि इनके बाप दादा भी पहले से राजा थे तो इनके पास जो लैंड की वो होती है, लैंड की राइट्स वगैरह की, ज़मीन के प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, इनके पास कितनी ज़मीन है तो इनके पास बहुत ज़्यादा होती थी। ये हर गवर्नमेंट वो होते हैं ना, गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स की मोस्टली पोजीशंस में ये मेजोरिटी पे रहते थे। आर्मी जो थी मोस्टली इन्हीं लोगों से बनती थी और जो प्रीस्ट लोग बनते थे वो भी इन्हीं लोगों से बनते थे। यानी कि जो छोटी सी माइनॉरिटी थी, बस मान लो 3-4% होंगे पूरी पॉपुलेशन के, इन्होंने हर जगह कब्जा कर रखा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यही, आर्मी में भी यही, प्रीस्ट में भी यही, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया अभी जो नोबिलिटी थी, तो ये जो नोबल्स है जितने भी बाय बर्थ प्रीस्ट और पीजेंट जितने भी थे, ये सब नोबल्स सेलेक्ट करते थे अपने आप में से एक बंदा, सेलेक्टेड वन फ्रॉम देम, अपने आप में से ही एक बंदा सेलेक्ट करते थे वोटिंग वगैरह करके, और फिर उस बंदे को लीडर बना दिया जाता था। लीडर या फिर तुम कह लो किंग, जो मेन किंग होता है ना वो बना दिया जाता था उसे, ठीक है। मेन किंग बना दिया जाता था उस बंदे को, ठीक है। और फिर वो बंदा है ना अपनी डेथ तक रूल करता था। ऐसा नहीं कि वो बंदा जैसे डेमोक्रेसी में होता है 5 साल रूल करेगा वापस से बाद में सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जब तक वो जिंदा है, जब तक रूल करता था, उसके बाद ये वापस सेलेक्ट करते थे अपने आप में से एक बंदा, ठीक है। और फिर जो ये लीडर सेलेक्ट किया जाता था, इसे ऐसे बोलते थे कि अब ये सेलेक्ट हो चुका है तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया किसका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन, जो सूर्य देव है उनका रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पे, ऑन अर्थ, धरती पे सूर्य देव का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया, इसलिए से सेलेक्ट किया गया। ऐसी ऐसी बातें करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो वॉरियर्स होते थे, वॉरियर्स और प्रीस्ट और नोबल्स, तो ये मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप्स में आते थे। अब वॉरियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट तो की जाएगी क्योंकि भाई वो लड़ाई करते हैं, तुम्हें जिंदा रखते हैं। प्रीस्ट को रिस्पेक्ट देते थे कि ये भगवान के बंदे हैं, ये भगवान से हमारा कनेक्शन बना के रखते हैं। नोबल्स राजा थे इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करते थे। मोस्टली रिस्पेक्टेड लोग ये होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, बाकी लोगों को भी मिलती थी। जैसे कि जो ट्रेडर्स थे उन्हें भी बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उनको भी रिस्पेक्ट दी जाती थी। प्रिविलेजेस क्या देते थे, ट्रेडर्स को कई बार क्या बना देते थे, उन्हें गवर्नमेंट में एम्बेसडर बना दिया जाता था। एम्बेसडर यानी कि राजदूत। भाई तुम्हें मान लो ये तुम्हारा एरिया है, एरिया ए, और ये तुम्हारा नहीं है, ये एरिया बी। ये ए किंग के अंडर है, ये बी किंग के अंडर है, तो ये आस पड़ोस में रहते हैं। तब कल को इनमें लड़ाई हो जाए तो जो संबंध अच्छे बनाने के काम होते हैं वो होते हैं राजदूत के। एक बंदा ए जगह से उठ के जाएगा बी में रहने, ए बंदा है ये ए कंट्री के बिहाफ पे बी में बात करेगा कि भाई हमारे राजा कह रहे हैं, ए किंग कह रहे हैं कि हम बी के साथ समझौता कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब काम होते हैं राजदूत के। तो ट्रेडर्स को कई बार राजदूत बना दिया जाता था कि भाई तू उधर ट्रेड करने जा रहा है तो तू राज्य का भी काम कर ले, थोड़ा राजदूत वाला काम कर ले, ठीक है। और कई बार स्पाइस बना दिया जाता था। स्पाइस यानी कि जासूस वगैरह, अगर तू उधर ट्रेड करने जा रहा है तो थोड़ी बहुत बातें लेके आ जा हमारे पास। तो ये सब काम करवाते थे ट्रेडर से और उनकी भी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती थी। फिर बोलता कि जैसे टैलेंटेड आर्टिशंस होते थे, आर्टिशंस यानी कि जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ये सब, या फिर मूर्ति वगैरह बनाने वाले समझ लो,
और फिर फिजिशियंस वगैरह होते, डॉक्टर वगैरह ये सब, और फिर टीचर्स वगैरह होते थे, इन सब को भी रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में, ठीक है। फिर बताया गया है जो पीजेंट्स होते थे उनके बारे में कि जो लैंड था जिस पे खेती करते थे वो लिमिटेड था, यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत सारी ज़मीन हो, नॉर्मल ही ज़मीन थी, कोई ज़्यादा ज़मीन भी नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एजटेक वाले लोग थे, एजटेक के पीजेंट्स थे, इन्होंने क्या करा, रिक्लेमेशन करना स्टार्ट कर दिया। रिक्लेमेशन यानी कि भूमि उद्धार। उसमें क्या किया जाता था, जो वेस्ट लैंड होता है, वेस्ट लैंड वो होता है भाई कई सालों से तुमने उस पर खेती नहीं करी तो वो बंजर बन गई ज़मीन। कोई भी ज़मीन बंजर बन जाती है जब तुमने कई साल तक उस पर खेती ना करी हो, ठीक है। तो अब जो वेस्ट लैंड्स होते थे उन्हें उनको कन्वर्ट किया जाता था किसमें, नॉर्मल जो खेती करने लायक ज़मीन है, कल्टिवेबल लैंड, उनमें। कैसे, मतलब बहुत सारी रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस होती थी जिससे कि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, जिससे कि सोइल का वो फर्टिलिटी वगैरह का लेवल बढ़ाया जाता है, वाटर लेवल वगैरह इसे बढ़ाया जाता है, वो ये करते थे जिससे जो लिमिटेड लैंड होता था उसका फुल यूज़ हो सके, ठीक है। फिर बताया गया है अब यहाँ पे जो लैंड था वो लिमिटेड था, तो इसके लिए एक तो इन्होंने रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस की, जो ख़राब लैंड है उसको अच्छा बनाया, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ करी, क्या करा, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए। कि मान लो ये लेक है एक वाटर बॉडी और यहाँ पे आसपास ज़मीन है बहुत सारी, तो इन्होंने क्या करा, ज़मीन में से मिट्टी उठाई और लेक में गिर दी, तो ये भी अब ज़मीन बन गई, ठीक है। अब पूरी लेक को ज़मीन नहीं बनाए, लेक में छोटे छोटे पैचेस बना दिए कि इस ज़मीन को, इस छोटे से इलाके पे बहुत सारी मिट्टी गिर के इधर एक आइलैंड बना देंगे, ठीक है, और फिर उस आइलैंड पे खेती कर लेंगे। तो ऐसे करते थे ये, बहुत सारे फर्टाइल आइलैंड बनाए गए। और फिर क्या करा, मान लो जैसे ये इनकी लेक है, ये पूरी वाटर से भरी हुई है, तो मान लो ऐसे आइलैंड बना दिए बहुत सारे, मिट्टी उठा उठा के पूरी लेक भरती आइलैंड से, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ा नहीं, ऐसे कर दिया। फिर क्या करा, अब ये लेक है तो इधर आपस में बीच में से पानी जा रहा है, तो ये कैनाल्स का काम करने लग गई, कैनाल्स, नहर हो गई। तो यानी कि छोटी छोटी नहर बच गई, पूरी लेक जो थी, बड़े सी लेक में इतने सारे आइलैंड्स बना के जो लेक थी उसे एक नहर पे छोड़ दिया, यानी कि बहुत सारी नहर बन गई उस लेक में से, ठीक है। फिर उस जो नहर थी उनमें से क्या करा, पानी को, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और फिर उससे एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेते थे इन आइलैंड्स पे। तो इन्होंने अपने जो लैंड था, लिमिटेड लैंड था, उसकी प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करा, ठीक है। बहुत ही दिमागदार वाला काम करा इन्होंने। फिर बोले कि जो ऐसे आइलैंड्स थे, अब ये आइलैंड्स पानी के बीचों बीच, यानी कि जो लेक है उसके बीचों बीच एक आइलैंड बना दे तो बहुत ही सुंदर लगते थे, पूरी सिटी से अलग, है ना। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, जो इनकी कैपिटल सिटी थी, कैपिटल सिटी जहाँ पे राजा वगैरह रहता है ये सब, तो उसे सुंदर बनाने के लिए इन्होंने उस कैपिटल सिटी को भी ऐसे ही आइलैंड्स पे रख दिया, कि मतलब आइलैंड पे ही बना दिया, बड़े बड़े महल बना दिए इन आइलैंड्स पे, और फिर उसे कैपिटल सिटी बना दी, ठीक है। और फिर आप सोचोगे कि ये जो आइलैंड थे बने कैसे, ऐसे तो है नहीं कि तुम किसी भी समुद्र में, मतलब किसी भी लेक में मिट्टी डालने लग जाओगे, एक टाइम पे आके तुम्हारे आइलैंड बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाया कैसे, इन्होंने क्या करा, जो रीड होती है, रीड एक प्लांट होता था उस टाइम पीरियड पे जिसकी बहुत ही मजबूत फाइबर्स होते थे। तो उन्होंने क्या करा, रीड के मैट यानी कि कोई भी मैट होगा जो कि रीड से बना हुआ होगा। तो इन मैट्स को बड़े बड़े मैट बनाए, मतलब एक एक एकड़ के मैट बनाए बहुत सारी मेहनत करके, और फिर उस मैट पे बहुत सारी मिट्टी डाल के उसे पानी में छोड़ दिया। फिर ये मैट अब फ्लोट करेंगे या फिर एक जगह स्टेबल रहेंगे लेक के अंदर, और फिर उस पर मिट्टी डाल दी बहुत सारी, और फिर उस पर कर लिया एग्रीकल्चर। यानी कि बहुत ही दिमाग वाले लोग थे, ठीक है। तो फिर इस आइलैंड पे जो रीड मैट पे बना हुआ था उस पे इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बसा ली, जिसका नाम था टेनोस्टिटलैन। इनकी जो कैपिटल सिटी उसका नाम था, आज के टाइम पे से मैक्सिको सिटी बोला जाता है, उस टाइम पीरियड पे टेनोस्टिटलैन बोला जाता था। फिर बताया गया अब ये इतनी सुंदर लगती थी क्योंकि जो लेक होती थी, लेक के बीचों बीच एक जगह बना दी और फिर उस पर बनाई जाती थी सिटी। तो इस सिटी में क्या होते थे, पिरामिड्स वगैरह होते थे, और फिर जो महल वगैरह होते थे ये पानी के बीचों बीच होते थे, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे, ठीक है। फिर बताया गया अब ये जो एजटेक थे ये
ये कंसिस्टेंटली वॉर वगैरह में मेंटेनेंस रखते थे, मतलब ये कंसिस्टेंटली वॉर वगैरह में एंगेज्ड रहते थे, यानी कि किसी न किसी से तो इनके लठ बज ही रहे होते थे। यानी कि आस पड़ोस में किसी ट्राइब से लड़ाई कर ली, आज कल किसी और से कर ली, क्यों? क्योंकि इन्हें एक्सपेंशन करना होता था तब, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वॉर में एंगेज रहते थे। इसकी वजह से जो इनके गॉड होते थे, तो बहुत सारे गॉड होते हैं, कोई होता है वेल्थ का गॉड, कोई होता है एजुकेशन का गॉड। तो इनके जो गॉड होते थे वॉर वगैरह के गॉड, और जो सूर्य देव वगैरह हैं जो कि पावर को डिनोट करते हैं, उन सब की पूजा करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। उन सब के जो टेम्पल्स थे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थे, क्योंकि ये वॉर में ज़्यादा एंगेज होते थे, ठीक है। उसके बाद बताया गया जो एम्पायर था, एज़टेक एम्पायर, इसकी जो इकोनॉमी थी वो बेस होती थी किस पे? रूरल बेस पे। यानी कि आजकल तो मान लो तुम अर्बन बेस पे चलने लग गई हैं बहुत सारी इकोनॉमीज़ में जो परसेंट है जीडीपी की, वो टर्शियरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर से आने लग गया। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो एम्पायर्स थे उनमें जो जीडीपी होती थी वो प्राइमरी सेक्टर से आता था, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर का रोल बहुत बड़ा होता था। तो एज़टेक एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो भी प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड थी। जैसे कि उधर के लोग एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप्स उगाते थे? कॉर्न तो हर जगह ही उगती थी अमेरिका में, तो कॉर्न हमेशा मेन क्रॉप होती थी उधर की। कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश यानी कि कद्दू टाइप का कुछ मान लो, पम्पकिन्स, मैनियोक रूट्स और पटैटोज और अदर क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स थी। तो ये सब उगाते थे, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट बनता था उसी पे इकोनॉमी चलती थी इनके एम्पायर की, ठीक है। फिर बोला गया अब जो ज़मीन होती थी जिस पे खेती करते हैं, अब ऐसा नहीं था कि प्राइवेट ज़मीन नहीं होती थी। ज़मीन क्लैन के द्वारा ओन की जाती थी। कोई भी कबीला होगा उसके लोग कलेक्टिवली ओन करेंगे उस ज़मीन को, और फिर जो उस पर खेती करने वाले लोग होंगे उनको कुछ परसेंट मिल जाएगा, बाकी सारा राजा को जाएगा। ऐसा होता था, ठीक है। सेम टू सेम जैसा यूरोप में होता था। यूरोप के जो पीजेंट्स थे उनके साथ क्या होता था? उनके साथ भी ये होता था कि जो सारी ज़मीन है वो नोबिलिटी की होती थी, और फिर वो उस पर थोड़ी सा एग्रीकल्चर करते थे और फिर उन्हें कुछ परसेंट मिल जाता था, बाकी सारा परसेंट नोबिलिटी का था, ठीक है। तो वही सिस्टम इधर था, सारी ज़मीन राजा के लोगों की थी और फिर वो खेती करते थे, थोड़ा परसेंट इन्हें मिल जाता था गुजारा करने के लिए, बाकी सारा राजा का, ठीक है। उस पर फिर ये इकोनॉमी चलाते थे अपनी। फिर बोला गया यहाँ पे स्लेव सिस्टम भी था। जो पुअर लोग थे वो अपने चिल्ड्रंस को बेच देते थे कि भाई ये मेरा बेटा है, इससे मतलब मान लो 14 साल का था जब बेच दिया, तो बोले 14 साल का है, 10 साल के लिए मैं बेच रहा हूँ, 10 साल तक काम कराना, 24 का होते ही हमारे पास बेच देना या फिर इसे आज़ाद कर देना, ठीक है। तो ये सब बात होती थी, बच्चों को बेच देते थे पैसों के लिए। या फिर ऐसा भी होता था कि मतलब जो स्लेव्स होते थे, यानी कि मान लो अभी 14 साल का लड़का है तो अभी ये 18 साल का हो गया, तो इसके मन में आए कि भाई मेरे को तो आज़ाद होना है, तो इसका जो स्लेव का जो ओनर होता था वो बोलता था कि भाई तू मेरे को 2000 रुपये दे जा और फिर तो आज़ाद हो जाइए। तो ये 18 साल का लड़का कहीं ना कहीं से 2000 को जुगाड़ करता, पैसे कमाता, बहुत मेहनत करता और 2000 में अपनी फ्रीडम खरीद लेता है, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम चलता था एज़टेक एम्पायर में भी। फिर बोले कि जो एज़टेक एम्पायर था यहाँ पे एक चीज़ इंश्योर होती थी कि सब लोग स्कूल जाएं, सारे बच्चों को स्कूल भेजते थे कंपलसरी, ठीक है। तो अब स्कूल दो टाइप के होते थे उधर, एक होते थे कैलमेकैक और एक होते थे टिपोश कली और एक होता था कैलमेकैक। तो ये दो टाइप के स्कूल होते थे। कैलमेकैक किन लोगों के लिए होते थे? ये जो किन बच्चों के लिए होते थे? ये नोबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, नोबिलिटी के चिल्ड्रन, वो जाते थे कैलमेकैक में, और यहाँ पे इन्हें मिलिट्री या फिर रिलीजियस लीडर कैसे बनते हैं ये बताया जाता था कि भाई तुम्हें पंडित कैसे बनना है ये सिखाएंगे, इधर तुम्हें मतलब लड़ाई कैसे करनी है ये सिखाएंगे, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ जाओ, ठीक है। फिर एक होता था टिपोश कली, ये एक टाइप का स्कूल होता था जो कि नॉर्मल लोगों के लिए होता था, नॉर्मल बच्चों के लिए। भाई जो पीजेंट्स के बच्चे हैं, ट्रेडर्स के बच्चे हैं, टीचर्स के बच्चे हैं, वो इधर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या पढ़ाया जाता था? इन्हें पढ़ाई जाती थी हिस्ट्री, मिथोलॉजी, यानी कि ये उनकी रिलीजन वगैरह के बारे में, रिलीजन, और जो सेरेमनी वगैरह के सॉन्ग्स होते हैं वो सब, ठीक है। तो ये भी दो टाइप में पढ़ाए जाते थे। एक होते थे बॉयज़ को पढ़ाते थे जो,
बॉयज़ को बताया जाता था कि तुम्हें मिलिट्री में कैसे सहायता करनी, तुम्हें सिपाही कैसे बनना है, क्योंकि भाई जो बड़ी पोस्ट है वो तो नोबिलिटी वालों को सिखाई जाएंगी, तो तुम्हें लड़ाई कैसे करनी है छोटी मोटी वो सिखाए जाते थे, या फिर तुम्हें एग्रीकल्चर कैसे करना है। तो ये होता था बॉयज़ का। फिर गर्ल्स का क्या पढ़ाया जाता था गर्ल्स को, कि तुम्हें घर कैसे संभालना है, हाउस होल्ड का जो वर्क है वो कैसे करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये सब गर्ल्स के लिए होता था, डोमेस्टिक स्किल्स दी जाती थी गर्ल्स को। तो इस टाइप से स्कूल का सिस्टम था एज़टेक एम्पायर में। फिर बताया गया अभी ये एम्पायर बहुत सालों तक 12th सेंचुरी में चला था ये, और फिर 16th सेंचुरी तक बढ़िया चलता है। 16th सेंचुरी में इसमें कुछ दिक्कतें आने लग गई, इसमें स्ट्रेन के साइंस दिखा दिए। स्ट्रेन यानी कि कोई भी दिक्कत वगैरह। तो दिक्कत क्या हो गई थी एम्पायर में दिक्कत ये हो गई थी कि जो नए नए लोग थे, न्यूली कन्क्वर्ड पीपल, यानी कि एज़टेक के लोगों का क्या सिस्टम था, ये इनका एम्पायर है तो आस पड़ोस में छोटी मोटी ट्राइब हैं, इनको हरा के फिर इनको अपने अंडर में ले लिया, फिर छोटी मोटी और है उनको भी अपने अंडर में ले लिया। तो बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन में बिलीव करते थे ये। फिर जो न्यूली कन्वर्ट पीपल थे, यानी कि जो नए नए लोग कनकर हुए थे, इन्हें बड़ा गुस्सा आता था, भाई एक दिन आए हम पे लड़ाई करी और हमें अपने अंडर में ले लिया, और अब हमसे ज़बरदस्ती अपनी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, और अब हमें अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोलने दे रहे, इन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी है वगैरह वगैरह। तो यानी कि इनको बहुत ही फ्रीडम नहीं मिलती थी, इस वजह से ये गुस्से में हो गए, और फिर इनके अंदर डिसकंटेंट जग गया, निराशा जग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी, रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एंड में जो एज़टेक एम्पायर था वो गिर गया। और फिर गिरने में एक रोल स्पेनिश लोगों का भी होता है। स्पेन वाले लोग आ गए थे 16th सेंचुरी तक, उन्होंने भी इनको अटैक वगैरह करा, बहलाया फुसला, जिसकी वजह से एज़टेक एम्पायर गिर गया, ठीक है। तो एज़टेक एम्पायर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मायाज़ के बारे में, जो माया एम्पायर था सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। फिर मायाज़ के बारे में बताया गया है, ये मान लो, जैसे एक बार बता देता हूँ मैप में, ये मान लो तुम्हारा यूएसए वगैरह हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये तुम्हारा है सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको का पार्ट, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो था वो था एज़टेक का, और ये वाला एरिया था वो माया का था। तो कुछ इस टाइप का उनका एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर बताया गया जो माया सभ्यता थी, माया सिविलाइजेशन, तो ये मैक्सिको के रहने वाले थे ये भी, और इन्होंने भी बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट की थी। किस टाइम पीरियड पे, 11 से लेके 14 सेंचुरी तक इनका बहुत ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एम्पायर बढ़ने लगा। लेकिन क्या होता है, 16 सेंचुरी आते आते इनका जो डेवलपमेंट था वो रुक चुका था और घटने लग गया था इनका एरिया, और जो एज़टेक थे उनके कंपैरिजन में ही छोटे पड़ गए थे, ठीक है। जैसे इधर भी देख सकते हो तुम, माया इतने हैं और एज़टेक इतने हैं, ठीक है। फिर बताया गया है जो कॉर्न कल्टीवेशन है, मक्के की खेती इधर भी बहुत ज़्यादा होती थी, और वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल है इनके कल्चर को, सेंट्रल टू देयर कल्चर। अब ये इतनी सेंट्रल है कि तुम ये देख सकते हो कि जो माया लोग हैं इनकी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस सेरेमनी, इनकी जो भी सेरेमनी वगैरह हैं, जैसे कि हिंदूज़ में मान लो दिवाली वगैरह बनाते हैं, तो वैसे ही माया के जो लोग हैं वो जो फेस्टिवल्स मनाते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि जो कॉर्न हो गई, अभी से तुम प्लांट करोगे तो उस टाइम पीरियड पे एक फेस्टिवल बना दिया इन्होंने, फेस्टिवल ए। फिर इस कॉर्न को तुम क्या करोगे, ये उगने का जो पीरियड आएगा जब बढ़िया उग जाएगी उसका तुमने फेस्टिवल भी बना दिया। फिर इस कॉर्न की जब वो हो जाएगी, खेती पूरी हो जाएगी, हार्वेस्टिंग, जब इसको काटने का समय आ जाएगा, वो इसका भी इन्होंने एक फेस्टिवल सी बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वो कॉर्न कल्टीवेशन पे बेस्ड होती थी, ठीक है। फिर बताया गया अभी जो एग्रीकल्चर करते थे कॉर्न वगैरह का और बाकी चीज़ों का, तो इससे एक सरप्लस डेवलप होता था। सरप्लस यानी कि कुछ खेती, मतलब बहुत सारी खेती करी, कुछ परसेंट तो लोग खा के कंज्यूम कर लेंगे, अंदर के अंदर कंज्यूम हो गया, लेकिन बहुत सारा परसेंट है जो लोग नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वो होगा, या फिर इसे जो सरप्लस बोला जाएगा, इसको सेल करके इनके पास आ जाएगा मनी, जिससे इनका एक एम्पायर चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमी भी मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी, और ये जो सरप्लस था जिसको सेल करके इनके पास पैसा आया है, इसका बहुत बड़ा रोल था। जो बड़े बड़े जो राजा वगैरह थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे, इनकी अच्छी लाइफस्टाइल का, और फिर इस पैसे को यूज़ करके जो राजा प्रीस्ट होते थे ये इन्वेस्ट करते थे, किस में, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते थे, और
और जो मैथमेटिक्स के फील्ड है, मैथ वगैरह, इनमें भी इन्वेस्ट करते थे इस पैसे की वजह से, ठीक है। फिर बताया गया जो माया के लोग थे, माया सभ्यता के लोग, इन्होंने एक लैंग्वेज का सिस्टम भी डेवलप कर दिया, राइटिंग सिस्टम। जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी हम जैसे ये लिख दी हिंदी, तो ये जिसमें लिखी है ये देवनागरी की स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है लिखने की। भाषा बेशक हिंदी हो, लेकिन जो राइटिंग स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। वैसे ही माया की जो लैंग्वेज राइटिंग स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक यानी कि पिक्चर बेस्ड। जैसे कि इंग्लिश है, उसमें ऐसे शब्द हैं HIJKLMNOP, ये सब है, तो ये सब है अल्फ़ाबेट बेस्ड। जो हिंदी है उसमें भी AIU, ये सब भी अल्फ़ाबेट बेस्ड है। लेकिन जो माया सभ्यता था, इनका राइटिंग सिस्टम था, इसमें कोई अल्फ़ाबेट सिस्टम नहीं था, इसमें पिक्टोग्राफिक सिस्टम था। यानी कि कोई भी शब्द डिनोट करने के लिए अलग पिक्चर होती थी। जैसे कि चिड़िया है तो उसके लिए चिड़िया ही बना देंगे, भाई चिड़िया बना दी, कुछ भी चिड़िया, हाँ जो भी है चिड़िया मान लो इसे, तो चिड़िया बना दी इन्होंने, चिड़िया की पिक्चर बना दी। फिर अगर इन्हें कुछ पावरफुल डिनोट करना होता था तो शेर बना देते थे। तो ऐसी इमेजेस बना के अपनी राइटिंग करते थे। तो इनकी जो राइटिंग स्क्रिप्ट है वो अभी तक बस पार्टली डिस्कवर हुई है, पार्शियली डेसिफर हुई है। डेसिफर यानी कि समझा जाना। तो उसकी स्क्रिप्ट को हम आधा ही समझ पाए, पूरा नहीं समझ पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हार्ड है। अब तुम हर चीज़ के अलग पिक्चर यूज़ करोगे तो हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो माया सभ्यता पढ़ ली। अब इसके बाद पढ़ते हैं जो इनकाज थे। इनकाज कहाँ के थे, पेरू के थे, तो इनके बारे में समझते हैं अब। तो बताया गया साउथ अमेरिका में जो कोई भी ट्राइब थी, बहुत सारी ट्राइब थी, जैसे कि ब्राज़ील में भी रहती थी और बाकी जगह पे भी रहती थी। तो उनमें जो सबसे बड़ी ट्राइब थी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जिसकी पॉपुलेशन, वो थी कौन सी ट्राइब, क्वेचुआज। क्वेचुआज या फिर इन्हें तुम कह सकते हो इनकाज। तो इनका ट्राइब सबसे बड़ी मानी जाती थी साउथ अमेरिका में। और ये कहाँ पे रहते थे, जो पेरू कंट्री आज के टाइम पीरियड पे उस एरिया में, ठीक है। तो इन्होंने अपना एम्पायर बनाया। तो इसके एम्पायर की मिथोलॉजी समझ लेते हैं कि एम्पायर स्टार्ट कैसे हुआ। तो जो 12th सेंचुरी थी उसमें इनका का जो पहला एम्पायर, इनका का जो फर्स्ट एम्परर था जिसका नाम था मैनको कोपाक। मैनको कोपाक नाम का बंदा था। इसने, ये पहला बंदा था जिसने कि इनका का एम्पायर सेटअप करा, मैनको कोपाक। इसने इनका का एम्पायर सेटअप करा कहाँ पे, कुज्को जगह है पेरू में, वहाँ पे इसने अपनी कैपिटल बना दी और वहाँ से एम्पायर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन होता गया। और फिर जो 9th एम्परर था, 9th जनरेशन वाला, उसने मास लेवल पे एक्सपेंशन स्टार्ट करा। और फिर जब इनका पीक पहुंच गया, यानी कि एक्सपेंशन करते करते जब ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, तो इतना बड़ा बन गया इनका का एम्पायर कि जो पहले छोटा सा स्टार्ट हुआ था अब उसको 3000 मील तक फैल गया, बहुत दूर दूर तक फैल गया। जिसमें कि क्या क्या आता था, आज की कौन कौन सी कंट्री मान लो, इक्वाडोर, पेरू और चिले। तो ये 3-4 देश और उसके आसपास के भी थे, ठीक है। जैसे कि मैप पे देख लो, ये तुम्हारा साउथ अमेरिका मान लो, तो यहाँ से एक है इक्वाडोर, कुछ ऐसा ही है इक्वाडोर, और यहाँ से एक है पेरू, और ये है चिले। तो ये इतना बड़ा एरिया इनके अंडर में आ गया था इनका एम्पायर में। तो अब आपने जियोग्राफी ढंग से पढ़ी हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यही वो एरिया है जहाँ पे माउंटेन्स थे, माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन रेंज, वो इसी एरिया में है साउथ अमेरिका किसी पार्ट में, ठीक है। तो इन्होंने एंडीज माउंटेन्स में बहुत अच्छे अच्छे रोड्स बनाए, ये भी बातें बताई गई हैं इसी में। फिर बताया गया जो इनका एम्पायर था ये बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता था, यानी कि
जो किंग होता था वो हर चीज़ को कंट्रोल करता था, पिरामिड सिस्टम था। यहाँ पे एक इकलौता किंग है और सारी प्रजा पे कंट्रोल कर रहा है। और फिर इसी सिस्टम की वजह से जो न्यू न्यू ट्राइब्स आती थी, यानी कि अगर तुम एक्सपेंड कर रहे हो तो बहुत सारी नई नई ट्राइब्स पे रूल करके एक्सपेंड करोगे, तो उन्हें जल्दी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। कैसे? क्योंकि जो किंग होता था वो उन पे कमांड करता था कि भाई तुम्हें ना, अगर तुम मेरे राज्य में रह रहे हो तो तुम्हें हमारी जो लैंग्वेज है क्वेचुआ, हमारी जो ट्राइब है क्वेचुआज, उनकी लैंग्वेज है क्वेचुआ, और इसी लैंग्वेज को तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस वजह से जो न्यू ट्राइब्स होती थी वो डर के मारे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती थी, जल्दी से इनके कल्चर को फॉलो कर लेती थी और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती थी, मिल जाती थी आपस में। ठीक है, कोई भी डिफरेंस पता नहीं कर पाता था ओरिजिनल इनकाज में और जो नई नई ट्राइब्स थी इनमें। फिर बताया गया अभी जो ट्राइब्स थी, बहुत सारी ट्राइब्स से मिलके एम्पायर बनता है। तो जो ट्राइब्स थी, ये हर ट्राइब का सिस्टम होता है कि एल्डर लोग होते हैं वो एक ट्राइब को चलाते हैं। तो वैसे ही हर ट्राइब में एल्डर लोग चलाते थे सारे मिलके। लेकिन जो क्या होती थी, ये जो एल्डर लोग होते थे ये ट्राइब को रिप्रेजेंट करते थे कहाँ पे? किंग के पास। तो किंग के पास जाते थे, किंग के दरबार में, और फिर कोई भी ट्राइब की बात होती थी एल्डर लोग कहते थे। ठीक है, तो एक ऐसे सिस्टम मान लो जैसे इंडिया में है, सबसे ऊपर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट्स के सीएम है। तो स्टेट्स को मान लो तुम ट्राइब की, भाई ट्राइब के लोग हैं, स्टेट्स के लोग हैं, उनका एक एल्डर है जिसे हम मान लो सीएम है, और फिर उसका जो किंग है उसके पास जाके सीएम अपनी अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो वही सिस्टम था इसमें। फिर बोला कि जो ट्राइब के लोग थे, अब कोई युद्ध वगैरह हो, वॉर वगैरह, तब युद्ध ऐसा तो है नहीं राजा अकेला जाके लड़ाएगा। तो राजा की आर्मी होती थी, मिलिट्री, वो भी थोड़ी बहुत मदद करती थी। लेकिन कई बार क्या होती है, मिलिट्री में बंदे कम पड़ जाते हैं, तो ट्राइब के लोगों से बंदे मंगवाते थे। फिर इस वजह से जब वॉर जीत जाते थे तो ट्राइब के लोगों को भी अवॉर्ड किया जाता था कि भाई तुमने हमारी मदद करी, धन्यवाद वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इस बात से बताया गया कि जो एज़टेक एम्पायर था उसी की तरह इनका एम्पायर भी, इनकाज एम्पायर जो है ये भी एक कन्फेडरेसी को डिनोट करता था, रिजेंबल करता था। कन्फेडरेसी यानी कि संघ, कोई भी ग्रुप वगैरह जो होता है उसे डिनोट करता था ये। जैसे कि जो एज़टेक एम्पायर था उसमें भी यही सिस्टम था कि बहुत सारी ट्राइब्स थी और फिर वो सारे किंग के पास जाकर रिप्रेजेंट करते थे अपनी अपनी ट्राइब को। वैसे ही इनकाज एम्पायर में भी यही था, यानी कि एक पूरा ग्रुप है बहुत सारी ट्राइब्स का, उस पूरे ग्रुप को हम इनका एम्पायर बोल देंगे। कन्फेडरेसी यानी कि यूनियन, यूनियन ऑफ ट्राइब्स। तो ये बात कही गई इस लाइन में। फिर बताया गया जो पॉपुलेशन थी इस एम्पायर की, उसका कोई एस्टीमेट नहीं है हमारे पास, कि मतलब जो करेक्ट एस्टीमेट है वो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया है कि 1 मिलियन के आसपास लोग रहे होंगे इनके पास। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग। फिर इनकी जो बिल्डिंग स्किल्स थी इनका एम्पायर वालों की, उसके बारे में बताया गया कि ये बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डर्स थे, यानी कि बहुत ही अच्छी बिल्डिंग स्किल्स थी इनके पास। जैसे कि ये इन्होंने, मैंने एक बार इसी वीडियो में पहले बताया था कि रोड्स वगैरह बहुत अच्छे बनाते थे। जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, तो ये वाला जो एरिया है इधर से इधर एंडीज़ माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन्स के बीच में से रोड बना देते थे। तो कि बहुत मेहनत लगती है माउंटेन्स को मतलब तोड़ तोड़ के हटाओ फिर उसके बीच में रोड बनाओ, तो बहुत मेहनत का काम करते थे। ठीक है, और बहुत ही सुंदर रोड भी बनाते थे। फिर बोले कि इन्होंने एक तो मैग्निफिसेंट रोड बनाए, उसके साथ साथ क्या करा, फोर्ट्स भी बनाए, बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोर्ट्स, जो कि किससे बनते थे, किले वगैरह किससे बनते थे, स्टोन से बनते थे, स्टोन स्लैब्स। ऐसे नहीं कि मतलब छोटे मोटे स्टोन्स को छोटे छोटे तोड़ के ले आए ईंट की तरह बना दिया, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, उन्हें आपस में जोड़ के एक बड़ा किला बनाया जाता था। ठीक है, अब ये बताया गया जो स्टोन्स थे ये इतने अच्छे से परफेक्टली कट करते थे ये कि इनमें मोर्टार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मोर्टार यानी कि जो सीमेंट वगैरह हो गई उस टाइम पीरियड पे उसे बोला गया है जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे तुम्हें अगर ईंट लगानी है तो तुम ईंट लगा के बीच में सीमेंट लगाओगे ताकि ये जुड़ी रहे। लेकिन उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, स्टोन्स को इतनी अच्छी तरीके से कट किया जाता था कि मान लो एक स्टोन है ऐसा और एक स्टोन है ऐसा,
तो इन दोनों स्टोन्स को ऐसे जोड़ के ऐसे बना देंगे, ये एक जुड़ा हुआ स्टोन बन गया। लेकिन अब इसमें किसी भी मोर्टार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्टोन अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार फिट बैठ चुका है। तो ऐसे ही परफेक्टली कटिंग करके ये बिना मोर्टार के, बिना सीमेंट के ही फोर्ट वगैरह बना देते थे, बड़े बड़े किले बना देते थे, जो कि आज के टाइम पीरियड पे बच रखे हैं। फिर बोले कि ये अब इन स्टोन्स की कटिंग करते थे, यानी कितने पैने पैने एजिस बना देते थे, जिसकी वजह से जुड़ने में आसानी होती थी। कैसे बनाते थे? ये बनाते थे फ्लेकिंग टेक्निक से। फ्लेकिंग क्या होता है? फ्लेकिंग वो सिस्टम होता है जिसमें मान लो कोई रॉक है, अब तुम इस पत्थर को बीचों बीच मारोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन इस पत्थर को किसी भी चीज़ से साइड में मारोगे तो ये धीरे धीरे टूट जाएगा। तो वैसे ये साइड में मारने वाली टेक्निक यूज़ कर करके इधर इधर मार के इधर से ऐसे कम कर करके इसे एक टाइम पीरियड आएगा ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को बोला जाता है फ्लेकिंग टेक्निक, बेसिक नेट पे देख लेना। फिर बोला गया अभी जो स्टोन्स होते थे इनका वजन मैट्रिक टन्स होता था, 100 मैट्रिक टन्स, यानी कि 1 टन में आता है 1000 किलो। और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 1 लाख किलो। तो इतने भारी भारी स्टोन्स भी होते थे, लेकिन इनके पास कोई व्हील वगैरह भी नहीं होता था, कि मतलब जैसे आज के टाइम पीरियड पे होता है कि ये मान लो व्हील है, ऊपर एक वो रख दी, वुडन प्लाई वगैरह रख दी ऊपर, और फिर उसके ऊपर रख दिया स्टोन, तो अब ये आराम से सरका के ले जाएंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड पे व्हील की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी साउथ अमेरिका के पार्ट में, यानी कि साउथ अमेरिका के लोगों को व्हील का कुछ पता नहीं था। तो अभी 1000 किलो के पत्थर इन्होंने कैसे उठा के रखे, इसका अंदाज़ा अभी तक साइंटिस्ट लगा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो बोला गया जो लेबर थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके में रहती थी, ऑर्गेनाइज्ड लेबर थी, और बहुत ही अच्छे से मैनेज की जाती थी, क्योंकि अगर तुम्हें 1000 किलो के पत्थर रखने हैं एक जगह पे तो तुम्हें लेबर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई किसी के नीचे दब के मर जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए उन्हें मैनेज अच्छे से करना पड़ता था। फिर बोला गया है जो इनका सिविलाइजेशन थी इसका बेसिस भी एग्रीकल्चर ही था। फिर बोला अब एग्रीकल्चर किसी भी एम्पायर का बेस होगा तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाएगा। तो इनका एम्पायर के एग्रीकल्चर पे ध्यान देने के लिए इन्होंने क्या करा, जो इनफर्टाइल सॉइल कंडीशंस होती थी, इनकी कोई भी सॉइल इनफर्टाइल है तो उसे ट्रीट कैसे करते थे, जो हिल साइड्स वगैरह हैं, मान लो पहाड़ी एरिया है, तो अब इधर पहाड़ी पे तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, बारिश आएगी तुम्हारी सारी मिट्टी को बहा ले जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, और अभी कई सालों तक होता रहेगा, तुम्हारी सॉइल इनफर्टाइल बन जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या करा, टेरेस फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी, ऐसे पैडी ऐसी बना दी और फिर यहाँ पे ऐसे खेती करने लग गए, जिससे क्या हुआ, मिट्टी जैसी बारिश आएगी तो यही कि यही रुक जाएगी, या फिर नीचे जाएगी तो यहाँ पे रुक जाएगी, मतलब इनका इतना इरोजन नहीं हो पाएगा। सोइल इरोजन को चेक कर लेंगे और फिर सोइल फर्टाइल बन जाएगी, ठीक है। फिर बताया गया है कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के मेजर्स यूज़ करे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाया, इरिगेशन भी अच्छा कर लिया, और इतना अच्छा कर लिया कि जो एंडियन हाईलैंड्स हैं, एंडियन हाईलैंड्स यानी कि जो एंडीज़ माउंटेन हैं, उधर की जो हिल्स वगैरह हैं, उधर जो आज के टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर होता है फुल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ, फिर भी इतना एग्रीकल्चर नहीं हो पाता जितना 1500 के आसपास हो जाता था, यानी कि 500 साल पहले जो एग्रीकल्चर उधर होता था आज के टाइम पीरियड पे भी नहीं होता। यानी कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी सोइल इरोजन वगैरह की टेक्निक्स अपनाई थी, सोइल इरोजन को कम करने की टेक्निक्स अपनाई थी, ठीक है। फिर बताया गया ये खेती किस चीज़ की करते थे, ये कॉर्न की खेती करते थे सबकी तरह, कॉर्न और पोटैटोज़, और ये जानवर भी पालते थे जैसे कि ललामास, ये ललामास नाम की एक कोई भेड़ बकरी है, कुछ ऐसा ही है, देख लेना, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, गूगल करके, बहुत ही सुंदर दिखती है। और फिर कॉर्न और पोटैटो से तो ये फूड ले लेते थे, मतलब खाने का हो जाता था, और ललामास ये भेड़ बकरी से क्या करवाते थे, इससे काम करवाते थे, लेबर, ठीक है। इसके ऊपर जैसे गधे से काम नहीं करवाया जाता, उसके ऊपर कोई सामान रख देंगे फिर उससे कई दूर लेके जाएंगे, तो वैसे ही ललामास से भी काम कराया जाता था, ठीक है।
फिर बोला गया इनकी जो वीविंग और पोट्री की स्किल्स थी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी बाकियों की तरह, लेकिन इन्होंने कोई राइटिंग का सिस्टम डेवलप नहीं किया था। ये बस स्पीक कर पाते थे आपस में, एक दूसरे की लैंग्वेज समझ गए, लेकिन इनकी राइटिंग का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हम इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते। बस इतना ही जानते कि भाई इन्होंने अच्छे रोड बनाए, इन्होंने अच्छी बिल्डिंग बनाई, इन्होंने अच्छा एग्रीकल्चर किया, लेकिन क्या किया, कैसे करा, ये बिल्डिंग कैसे बनाई, इनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, ये सब हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। ये लिखना जानते नहीं थे, बस बोलना जानते थे, ठीक है। लेकिन अब ये लिखना जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनपढ़ थे। इन्होंने थोड़ी बहुत टेक्निक्स अपना ली थी, जैसे कि मैथ्स करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम कर लिया था, जिसे बोलते थे क्विपू सिस्टम बोलते थे, ठीक है। इसमें क्या करते थे, जैसे कोई भी रस्सी हो गई, रस्सी की गांठ मार लेते थे, नोट बना लेते थे। तो अब रस्सी की एक गांठ मारी तो वो 1 नंबर को डिनोट करता था, रस्सी की 2 गांठ मारी तो 2 नंबर को डिनोट करता था। तो ऐसे ऐसे 10 तक गांठ मारते, फिर 2 रस्सी ले लेते थे, ठीक है। तो एक एक बार दोनों की गांठ मार दी तो 11 हो गया, 2 बार मार दी दोनों की गांठ तो 22 हो गया। तो ऐसे मतलब ये नंबर सिस्टम तो इन्होंने अपना लिया था। लेकिन अब बताया गया है जितने भी एम्पायर थे, जैसे कि एजटेक हो गया, इनका हो गया और जो माया हो गया, इन सब का जो सिस्टम था वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज था, नहीं सेंट्रलाइज था। यानी कि एक राजा था, पिरामिड सिस्टम था, राजा सबको गवर्न करता था। तो बोले कि जैसे ही कोई वो होगा ना, कोई पड़ोस का राजा आएगा, कोई भी बंदा आएगा, अगर उसने राजा को मार के हटा दिया तो वो इस राज्य को आराम से हरा सकता है, बस उसे राजा को मारना है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ हुई जब स्पेन के लोग आए, उन्होंने देखा कि भाई ये राजा रूल कर रहा है इधर अकेला, अगर हमने इसे मार के हटा दिया तो हम आराम से रूल कर लेंगे। तो स्पेन के लोग आए, आराम से राज्य को हटाया और फिर इन सारी सभ्यता को ख़त्म करके अपना स्पेन का रूल चला दिया, ठीक है। फिर बोले कि इन तीनों एम्पायर में एक चीज़ कॉमन थी, जैसे कि ये हायरार्कियल्स तो थे, इनकी इन तीनों में हायरार्कियल सिस्टम चलता था। लेकिन ये यूरोपियन से अलग कैसे थे, यूरोप में भी हायरार्कियल सिस्टम चलता था कि बाप का बिजनेस बेटा ही संभालेगा, यूरोप में भी यही चलता था, जो प्रीस्ट है उसी का बेटा प्रीस्ट बनेगा, ये सब सिस्टम। लेकिन इधर क्या था, इधर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। अब आप कहोगे कि आपने तो पहले बताया था कि जो नोबिलिटी है वो ज़मीन ओन करती है, लेकिन इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट ओनरशिप थी नहीं, प्राइवेट ओनरशिप थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी। कि जैसे कि आज के टाइम पे इंडिया मान लो, जो 1% लोग हैं इंडिया के फ़िलहाल 70% मनी को कंट्रोल करते हैं इंडिया के, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं था इन एम्पायर्स में कि भाई कुछ % लोग सारे पैसे को कंट्रोल करते हों, ऐसा सिस्टम नहीं था बाकी एम्पायर्स की तरह। फिर बोला गया अभी जो समन्स और प्रीस्ट होते थे, जो पूजा पाठ वाले लोग होते थे, इनका मान लिया कि थोड़ा सा स्टेटस हाई था, इनके बड़े बड़े टेम्पल भी बनते थे, लेकिन जो इनमें दान चढ़ाया जाता था, जो दान दिया जाता था वो गोल्ड का दिया जाता था। लेकिन गोल्ड को इतनी वैल्यू नहीं देते थे यूरोपियंस की तरह। यूरोपियंस के लिए गोल्ड सब कुछ था, भाई बहुत सारा पैसा है वगैरह वगैरह, लेकिन इन लोगों के मन में गोल्ड के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो इन 2 मामलों में ये यूरोप से बहुत अलग थे कि भाई प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत यानी इक्वल नहीं थी, और गोल्ड को इतनी वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सेंट्रल और साउथ अमेरिका के एम्पायर्स के बारे में जान लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।